जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंसारी जीएस एकेडमी। तो दोस्तों आज एक हम बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था और इसमें किन किन लोगों ने भूमिका निकाली थी और इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या था और इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मर्चेंट नेवी और इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको ये आपका हुआ था 1942 में। मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा और इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, इसको बोलते हैं अगस्त क्रांति। इसको अगस्त क्रांति इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपका 9 अगस्त को शुरू हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, तो अगस्त क्रांति। अब दोस्तों जानने की बात ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था, आखिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था क्यों, अगस्त क्रांति इसका नाम क्यों दिया गया और आगे चलकर इसमें कौन कौन आदमियों ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ, क्या मकसद था भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत करने का। तो देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले द्वितीय विश्व शुरू हो चुका था। द्वितीय विश्व आपका कब शुरू हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार, वो आपका 1939 ईस्वी में शुरू हो चुका था। और एक तरफ ब्रिटेन पार्टी था और एक तरफ जापानीज पार्टी था। तो जापानी लोग क्या कर रहे थे, तो ब्रिटेन के लोगों को टारगेट कर रहे थे, ब्रिटेन के एरिया को टारगेट कर रहे थे। वो अगर मान लीजिए कि दो देश में लड़ाई हो रहा है तो हम चाहेंगे कि हमारा जो देश है वो दूसरे देश के माल जन धन को क्षति पहुंचाए। तो ब्रिटेन के लोगों को जापानीज लोग क्या करते थे, तो क्षति पहुंचाते थे। और ब्रिटेन के लोगों जितनी भी जगह पर अपना उपनिवेश बनाए थे, अपना कब्जा बनाए थे, उस उपनिवेश पर जापानीज क्या करते थे, तो अटैक करते थे। तो उस समय ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा उपनिवेश कौन सा देश था, तो भारत देश था। तो भारत पर भी जापानी लोग क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। आक्रमण करने का मेन मकसद यही था, उनका ये मकसद नहीं था कि मैं भारत पर आक्रमण कर रहा हूँ, उनका मेन मकसद था कि मैं ब्रिटेन के लोगों पर आक्रमण कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था खत्म हो जाए, ब्रिटेन के लोग तबाह हो जाए, इसीलिए वो आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन जब आक्रमण होगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि वहाँ पर ब्रिटेन के लोग ज़्यादा हैं कि इंडियन लोग ज़्यादा हैं। ब्रिटेन के साथ साथ इंडियन भी मरेंगे, ब्रिटेन की पॉलिसी के साथ साथ इंडिया की इकोनॉमी भी क्या होगी, तो डाउन होगी। तो ब्रिटेन बार बार क्या कर रहा था, तो भारत पर आक्रमण कर रहा था, जापान भारत पर आक्रमण कर रहा था सिर्फ ब्रिटेन को क्षति पहुंचाने के लिए, इंडिया को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया का भी क्षति हो ही रहा था। स्थिति इतना बद से बदतर हो गई थी कि इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही डाउन हो गई थी, बहुत ही खत्म हो गई थी। लोग गरीबी के लिए तरस रहे थे, खाने के लिए अन्न तक नहीं मिल रहा था। तब उस समय भारत के राजनेताओं को माइंड में ये बात आई कि अगर हम लोग ब्रिटेन को ही भारत से अलग कर देते हैं, ब्रिटेन को हम ऐसा मजबूर करते हैं कि ब्रिटेन भारत छोड़कर, अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए, तब जापान के लोग भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो वो ये जो मोटिव था कि ब्रिटेन को भारत छोड़ देना है, यानी भारत से निकाल देना है, तब जाकर जापानीज लोग क्या करेंगे, तो भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो यही जो भारत छोड़ो जो नाम आया था कि ब्रिटेन को भारत छोड़ना है, इसी के संदर्भ में इसका नाम रख दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन मैंने बता दिया कि क्यों इसका नाम पड़ा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की कार्यकारिणी कब हुई थी, तो देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 19 जुलाई 1942 ईस्वी में वर्धा एक आपका महाराष्ट्र यानी मुंबई में वर्धा पड़ता है। ठीक है, वहां पर कांग्रेस की कार्यकारी बैठक हुई 19 जुलाई 1942 ईस्वी में। वर्धा मुंबई में एक जगह है वर्धा, वहां पर कांग्रेस की कार्यकारी बैठक हुई और उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया और वहां पर यह निर्णय लिया गया कि और अंग्रेजों से कहा गया कि अंग्रेज आप सत्ता की पूरी भागदौड़ भारत के लोगों को सौंप कर आप भारत को छोड़कर चले जाइए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय लोग अपने अहिंसात्मक प्रतिनिधि का विरोध करेंगे और ये जो विरोध होगा, ये आंदोलन होगा, बहुत ही भयंकर होगा। ये निर्णय लिया गया था 19 जुलाई 1942 ईस्वी में वर्धा
महाराष्ट्र में आपका जो मुंबई में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि कांग्रेस के किस कार्यकारी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो 19 जुलाई 1942 को वर्धा में जो सम्मेलन हुआ था उसमें। अंग्रेजों ने भारत की बात नहीं मानी, वो बोले कि नहीं हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो 8 अगस्त, उसके बाद क्या हुआ, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया, तो ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक, ये आपका मुंबई में पड़ता है। ग्वालियर टैंक मैदान है, वहाँ पर महात्मा गांधी जी गए, एक बहुत बड़ा मैदान है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गए और पानी के टंकी, एक बहुत बड़ा टैंक था इसलिए उसका नाम था, वहाँ पर खड़ा होकर लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग आए हुए थे और सभा को संबोधित किया और बोला कि मैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर रहा हूं और इस आंदोलन में मैं आप लोगों से ये बात की मैं गारंटी देता हूं कि अब मैं अंग्रेजों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। जितनी संधियां थी मैंने कर लिया, पूना समझौता कर लिया, गांधी इरविन समझौता कर लिया, बेबेल योजना कर लिया, बहुत सारी योजनाएं मैंने कर ली, लेकिन ये जो आंदोलन है इसमें मैं अंग्रेजों से कोई समझौता नहीं करूंगा और ये आंदोलन मैं कभी अपने मन से वापस नहीं लूंगा। और ये जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन भारत की रूपरेखा तैयार करेगा और किसी तरह भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना है, अंग्रेजों को भारत से भगाना है। ये आंदोलन करते करते मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन ये आंदोलन मैं वापस नहीं लूंगा, या तो मैं कुछ करूंगा या तो मैं मरूंगा। सभी लोगों को बोला कि या तो मैं कुछ करूंगा या तो मैं मरूंगा। तो इसी के संदर्भ में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के सापेक्ष में भाषण दिया था और करो या मरो का नारा दिया था। तो याद रखिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन के सापेक्ष में। और वहीं से क्या हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब 9 अगस्त को क्या होता है, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है तो 9 अगस्त को ब्रिटेन सम्राट, ब्रिटेन जो होता है वो क्या करता है, तो 0 आवर्स एक पॉलिसी लाता है, 0 आवर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं शून्यकाल नीति। शून्यकाल नीति लगाता है और इसी के सापेक्ष में क्या करता है कि जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे सबको 9 अगस्त को पकड़ में जेल में डाल देता है। बोलता है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा है, जब इसका नेता ही नहीं रहेगा तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग कौन लेगा। बिना नेता विहीन ये आंदोलन शुरू होगा, तो अगर नेता नहीं रहेंगे, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो वही 0 आवर्स की एक नीति चलाते हैं, ब्रिटेन का गवर्नर चलाता है और जितने भी भारत के बड़े बड़े नेता हैं, महात्मा गांधी हुए, जितने बड़े बड़े नेता होते हैं सबको क्या करता है, तो बंद कर लिया जाता है और उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आग खा महल में रखा जाता है जो पुणे में पड़ता है, और उसी के साथ साथ अन्य जो नेता थे उनको अहमदनगर के किले में रख दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये नेताओं को भी एक साथ नहीं रखते हैं, नेताओं को भी कुछ को अलग रखते हैं, कुछ को अलग रहते हैं, ताकि ये नेता मिलेगा तो जानता है कि सब नेता मिलेगा तो फिर अपना दिमाग लगा के क्या करेगा, तो आंदोलन को आगे बढ़ा देगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया है, तो आंग खा महल में रखा गया है और उनके साथ साथ कस्तूरबा गांधी उनकी वाइफ को भी वहीं पर रखा जाता है। और बाकी अन्य क्रांतिकारियों को कहाँ रखा जाता है, तो अहमदनगर के किले में रखा जाता है। माने महल था, आप समझिए कोई जेल टाइप का है। मान लीजिए कि अब जेल में उतना आदमी थोड़ी ठुसाएगा, तो एक किला ही था, उसी में सबको रख दिया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब क्या होता है, तो 9 अगस्त को ये जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है वो नेता विहीन शुरू होता है, सभी लोग इसमें भाग लेते हैं, ये बहुत ही विराट रूप ले लेता है। इस आंदोलन को दबाने या इस आंदोलन में अहिंसा का भी उपयोग होता है, नहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट। बहुत सारे भारत के लोग क्या करते हैं, क्रांतिकारी की ब्रिटेन सरकार के पुलिस स्टेशनों को जला देते हैं, सरकारी ऑफिसरों को बहुत क्षति पहुंचाते हैं, सरकारी दफ्तर होते हैं उनको भी क्षति पहुंचाते हैं, यानी हिंसक रूप का उपयोग करते हैं। लेकिन गांधी जी का मानना था कि यह आंदोलन अहिंसात्मक रूप से हो, लेकिन मानने वाले कोई नहीं। यह आंदोलन इतना भयानक रूप ले लिया था कि इस आंदोलन को दबाते दबाते 6 से 7 महीने का
6 से 7 सप्ताह का समय लग गया था, यानी आपका 1 से 1.5 महीना का टाइम ये खींच लिया था इस आंदोलन को दबाने में, क्योंकि भयानक रूप ले लिया था। अंग्रेज इन्होंने क्या किया था, तो प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, माने कोई भी अखबार न्यूज नहीं निकलेगा, पूरा बंद कर दिया था। और कांग्रेस को तो गैर कानूनी संगठन ही घोषित कर दिया गया था कि कांग्रेस एक क्या है, एक उग्रवादी ग्रुप है, एक उग्रवादी गठन है, इस पर इसको बैंड कर दिया जाए। यह आंदोलन बहुत ही भयानक रूप ले लिया। ठीक, इसी आंदोलन में बहुत सारे लड़के, बहुत सारे युवा नेता क्या हुए, तो उभर कर आते हैं और क्या करते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट करते हैं। तो उनमें मेन कौन होते हैं, तो सबसे पहला जो नाम आता है उनका नाम आता है राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण। ये 5 बड़े बड़े नेताओं का इसमें नाम आता है, जो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन से ही फेमस होते हैं। ये जो नेता थे वो क्या करते थे, तो गुप्त रूप से सामान, हथियार और पैसे की मदद जितने भी क्रांतिकारी संगठन थे उन्हें करते हैं। और राम मनोहर लोहिया, उस समय क्या था कि भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था तो उस समय लोगों के पास संदेश पहुंचाना मेन मोटिव था, क्योंकि हर एक जगह में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तो पता चले कि कौन सा प्रोग्रेस कहां तक पहुंचा है। तो कांग्रेस ने तो क्या कर दिया था कि प्रेस पर बैन लगा दिया था, अखबार पर बैन लगा दिया था, एक अखबार दूसरे अखबार में छपता ही नहीं था। तो उस समय राम मनोहर लोहिया ने क्या किया था, तो रेडियो स्टेशन पर बोलते थे, रेडियो स्टेशन फ्रिक्वेंसी लॉक कर दिया गया था और चुप से रेडियो स्टेशन पर वो नित्य बोलते थे और इसका प्रसारण उषा मेहता करती थी। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो का प्रसारण कौन करता था, तो उषा मेहता करती थी, और नित्य उस पर कौन बोलते थे, तो राम मनोहर लोहिया बोलते थे। छुपके से यह प्रसारण होता था, किसी को पता नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, इसको भी जांच लेते हैं और उसको भी नष्ट कर देते हैं। तो ये आंदोलन इतना भयानक पहुंच चुका था, ठीक है, नित्य प्रसारण होता था। लेकिन इस आंदोलन को किसी तरह दबा दिया गया था, क्योंकि यह नेता विहीन आंदोलन था। अब क्या होता है कि महात्मा गांधी देखते हैं कि अब यह आंदोलन विफल होगा, तो वो क्या करते हैं, 9 फरवरी 1943 में उसी आग खा महल में ही वो क्या करते हैं, तो शुरू कर देते हैं, आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, तो 21 दिनों के लिए आमरण अनशन शुरू कर देते हैं जेल में ही। और यहीं पर क्या होता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो जाता है और उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है, तो अंग्रेजों को मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ता है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू होता है तो ये एक प्रकार का रूपरेखा तैयार कर देता है कि नहीं, अब भारत को आज़ादी देनी ही पड़ेगी। अंग्रेज बोलते हैं कि भारत को आज़ादी देनी पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग कवर कर लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन से हुई थी, तो 19 जुलाई 1942 को वर्धा में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी, और उसी समय महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त को 0 आवर पॉलिसी लगाई जाती है, शून्यकाल की नीति, और इसी के तहत कांग्रेस के बड़े नेताओं, जिसमें महात्मा गांधी भी सम्मिलित हैं, उनको बंद कर दिया जाता है जेल में। उन्हें पूना के आंखा महल में रखा जाता है और बाकी नेताओं को अहमदनगर के किले में रखा जाता है। ये जो आंदोलन था वो नेता विहीन शुरू होता है, और इस आंदोलन को दबाने में 6 से 7 दिन का समय लग गया। और इसी आंदोलन के समय मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि इसी आंदोलन के समय बहुत क्षेत्रों में समांतर सरकार का भी गठन होता है। समांतर सरकार कहने का गठन हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक इलाका हुआ, इलाका में हम उसको कब्जा कर लेंगे और उसी पर अंग्रेजों का शासन नहीं होगा बल्कि हमारा शासन होगा। तो उस समय सबसे पहले समांतर सरकार का गठन हुआ था आपका जीतू पांडे ने बलिया में किया था। वहाँ पर अंग्रेजों से बलिया को छीनकर अपना सरकार वहाँ पर बनाया था। उसके बाद दूसरी समानांतर सरकार की गठन हुआ था आपका बंगाल के मिदनापुर में, और तीसरी समांतर सरकार का गठन हुआ था महाराष्ट्र के सत्तारा में। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि पहली समांतर सरकार की गठन कहाँ हुआ था, तो जीतू पांडे ने बलिया में किया था, और जो महाराष्ट्र में जो सत्तारा जो जगह पड़ता है मुंबई में, वहाँ पर भी समांतर सरकार का गठन हुआ था, जो सबसे लंबे समय तक चला था। तो ये क्वेश्चन इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछा हुआ था कि वो कौन सा समांतर सरकार था, कौन से राज्य का समांतर सरकार था जहां पर सबसे लंबे समय तक समांतर सरकार का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा सत्तारा में, ठीक है, मुंबई के सत्तारा में। तो ये दोस्तों मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।